उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। गुड मॉर्निंग, मैं हूं शुभम सिंह। नई सुबह, नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 खबरों पर, जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। आज शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। आज दिल्ली एनसीआर के लोगों की सुबह फॉग के साथ हुई। चारों तरफ फॉग ही फॉग नजर आया। इतना फॉग कि सामने खड़ा इंसान तक नहीं दिख रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी पर फॉग का कितना बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में अगर आप घर से निकल रहे हैं तो क्या क्या सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ये भी हम सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी या मैदानों को भिगाएगी बारिश की बूंदें? फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा रहने वाला है। इस बीच पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम, ये हम आपको बताएंगे आगे। बिल्कुल, आगे शुभ समाचार में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की, जहां आस्था और भक्ति का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन पहले अमृत स्नान के मौके पर त्रिवेणी तट पर आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया। क्या क्या खास रहा पहले अमृत स्नान में और कैसा रहा भक्तों का जोश, दिखाएंगे आगे आपको। तो एक तरफ महाकुंभ की रौनक है तो दूसरी तरफ गंगा सागर मेले का उत्साह। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले में मकर संक्रांति पर करीब 30 लाख लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई, लेकिन चर्चा में रहे टॉफी बाबा, क्योंकि बाबा प्रसाद के तौर पर अपने भक्तों को टॉफी बांटते हैं। आज हम शुभ समाचार में खुशियों की मिठास बांटने वाले इन बाबा से भी आपको मिलवाएंगे। और खबर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की भी आई है, जिसकी बात हम करेंगे। एक शानदार पहल यहां शुरू की गई है। दरअसल सिद्धिविनायक मंदिर में प्लास्टिक मुक्त अभियान से इसको शुरू कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए यह पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत वहां भक्तों को सीलबंद प्लास्टिक पाउच में मिलने वाले लड्डू और नारियल की बर्फी अब कागज के पैकेट में मिलेंगी। तो बुलेटिन की शुरुआत सड़कों पर घने कोहरे से। आज की सुबह दिल्ली की सबसे ज्यादा धुंध वाली सुबह रही। जीरो विजिबिलिटी से वाहनों को सड़कों पर परेशानी का सामना करना पड़ा। आसमान से लेकर सड़क तक केवल धुंध ही धुंध नजर आई। आलम यह है कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई। वहीं कोहरे का ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 मीटर तक घना कोहरा छाया रहा। राजधानी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के भी आसार हैं। शाम और रात के वक्त हल्की बारिश हो सकती है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली कैसे घने कोहरे की चादर में लिपटी है, देखिए दिल्ली के अक्षरधाम से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम मंदिर के सामने फ्लाईओवर पर, और यहां पर आप देखिए जीरो विजिबिलिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि बेहद कम यहां पर सामने नजर आ रहा है कुछ, क्योंकि घना कोहरा है। आप नीचे देखिए, नीचे जो NH9 है वहां पर आप देख के समझ सकेंगे कि कुछ भी तस्वीर यहां से फ्लाईओवर से नीचे भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो 50 मीटर की दूरी पर जो मंदिर है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी उधर सिर्फ सफेद कोहरे की चादर है। दिल्ली और एनसीआर की यही हालत है। सुबह से ही कोहरा पड़ना शुरू हुआ और लगातार वो घना होता चला गया, और इस वक्त कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो मापी गई है। अब इसका सीधा असर जो तमाम यातायात के साधन है, ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसके अलावा हाईवेज पर ट्रैफिक की रफ्तार लगभग थम गई है। लोग बेहद संभाल के गाड़ी चला रहे हैं, लाइट्स ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं, पार्किंग लाइट ऑन कर रखे हैं, फॉग लैंप अगर किसी गाड़ी में है तो उन्होंने फॉग लैंप भी ऑन करके रखा है। इतना ही नहीं, इस घने कोहरे का असर उड़ानों पर पड़ा है, क्योंकि जो सफदरजंग का इलाका है वहां पर भी विजिबिलिटी बेहद कम मापी गई है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा और उम्मीद है कि 10 बजे के बाद मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और दोपहर तक टेम्परेचर बढ़ के 18 डिग्री पहुंच जाएगा। लेकिन एक बार फिर से अनुमान है कि बादल आएंगे और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होगी। अब इसका 2 फायदा होगा। एक तो ये जो घना कोहरा आप देख रहे हैं, बारिश होगी तो इस कोहरे से राहत मिलेगी, और साथ ही साथ
जो AQI 350 के आसपास पहुंच गई है, उस AQI से भी लोगों को राहत मिले, क्योंकि जब 2 दिन लगातार बारिश हुई थी हल्की, तो AQI 400 से 250 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन बारिश के साथ ठंड भी बढ़ सकती है। कैमरामैन मनीष विधूड़ी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। और आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीरें यमुना एक्सप्रेसवे की है। कोहरा इतना घना है कि आगे क्या है कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दाएं बाएं आमने सामने हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये तस्वीर आप देखिए, सब कुछ अदृश्य जैसा हो गया है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है और ऐसे में हादसे की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में एहतियात बरतने की खास आवश्यकता है। तस्वीरें यमुना एक्सप्रेसवे की है जहां कुछ भी आगे नजर नहीं आ रहा है। वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें यमुना एक्सप्रेसवे की हैं और सामने से आ रहे वाहन के बारे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल सब कुछ सफेद जैसा नजर आ रहा है एक धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से। फिलहाल इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। रफ्तार कम रखें, इसका खास ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ हादसों की संभावना ऐसे मौसम में, ऐसी स्थिति में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की आवश्यकता है। आपसे अपील कि आप भी सावधानी बरतें। ये हाल है, सामने से आ रहा वाहन नजर नहीं आ रहा और तो जीरो विजिबिलिटी की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों पर आज सुबह के हालात कैसे रहे। अभी कोहरे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सुबह के वक्त रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी रास्ता देखते हुए आगे बढ़ते नजर आई। तो देखिए किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत हो रही होगी आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। आज सुबह सुबह की ये तस्वीरें, जब घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें जो हैं वो भी लेट हो गई हैं और दिल्ली एनसीआर में आज और कल बारिश की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि दिन पर दिन प्रचंड होती ही जा रही है। जहां मैदानी इलाकों में धुंध और बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। और अब आपको नोएडा में घने कोहरे की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप दिल्ली, नोएडा या एनसीआर में रहते हैं तो आज आप जब घर से निकलेंगे सुबह तो आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। मैं अपने घर से बाहर निकला हूं जाने के लिए और कोहरा ऐसा है कि 6वीं 7वीं मंजिल के ऊपर कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है। और इस कोहरे की चपेट में आप देखिए कि जो ऊंची इमारतें हैं वो भी अदृश्य होने लगी हैं और कोहरा इतना ज्यादा है कि इसका असर सीधा आप समझ सकते हैं रेल यातायात, हवाई यातायात पर पड़ सकता है। देखिए ये जो सर्विस लेन है, मैं अपने अपार्टमेंट की सर्विस लेन देख रहा हूँ पैसेज, और यहीं पर भी विजिबिलिटी जो है 50 मीटर से आगे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सड़कों पर स्थिति कैसी होगी। ये देखिए आगे, मतलब 2 अपार्टमेंट के आगे भी देख पाना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि मैं अगर पड़ोस की अपनी दूसरी इमारतों को देखूं तो यहाँ कुछ भी देख पाना मुश्किल है। बगल की इमारतें जो है आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, जो कि ठीक एक दीवार के उस पार हैं। यहाँ कुछ भी देख पाना मुश्किल है और इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि अगर इस कोहरे का असर कैसा होगा तो सड़कों पर भी इससे जाहिर यातायात प्रभावित होगा, हवाई यातायात भी प्रभावित होगा और ऐसे में खतरा बना रह सकता है सड़क के हादसों का। तो बहुत स्लो चलें, ठंड भी बहुत ज्यादा है और ठंड के साथ साथ अब आपको कोहरे की मार भी झेलनी पड़ सकती है, खासकर मैदानी इलाकों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। और आज का दिन जो हम देख रहे हैं बेहद घना कोहरा सड़कों पर दिखाई पड़ सकता है, इतना ज्यादा। ये देखिए जितनी गाड़ियां हैं बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन आपको हेडलाइट्स और टेल लैंप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर से मैं आशुतोष मिश्रा। अच्छा शुभम, जब सर्दियां आती हैं तो आप क्या करते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सहारा तो अलाव और एक चाय। बिल्कुल, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि जब हम आग जलाते हैं या अलाव का सहारा लेते हैं तो उससे गर्मी जो है वो मिल पाती है। और अलाव जो है वो सड़कों पर भी जो है लोग उसका सहारा लेते दिख रहे हैं। सड़कों पर घने कोहरे और सर्दी से बचने के लिए भी लोग जो है आग जलाकर बैठ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और सड़क किनारे चाय की टपरियां जो है इस वक्त उनकी जो है वो बम्पर सेल हो गई है, क्योंकि चाय का सहारा लेते भी लोग दिख रहे हैं। क्योंकि ठंड जब ज्यादा होती है ना तो लोग चाय की चुस्कियां लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा कोहरा है, गाड़ी धीरे चलाना पड़ रहा है, रुक रुक के लोग चल रहे हैं, तो रुक रुक के लोग चाय का मजा भी ले रहे हैं। तो सड़क किनारे देखिए चाय की टपरी पर लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा लगी है।
अभी 3.5 घंटे लेट है ट्रेन। यहाँ स्टेशन पे आने के बाद पता चल रहा है हमें। पहले अगर बता दिया जाता तो हमें इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। बहुत भयानक हो रहा है और बहुत ठंड पड़ रही है। लोग हाथ कांप रहे हैं, मजबूर हो गए हैं कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। यहाँ पे ठंड बहुत है, इस कारण यहाँ बैठ के आग सेक रहे हैं जी। फिलहाल तो आज काफी ज्यादा ही ठंड है, इस कारण सारे हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी आग ताप रहे हैं। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि सर्दी के मौसम में हर साल दिल्ली और यमुना गंगा मैदान क्षेत्र के ज्यादातर इलाके घने कोहरे की चपेट में आ जाते हैं, धुंध से घिर जाते हैं, जिसकी वजह से रेलवे, सड़क और हवाई यात्रा पर काफी असर पड़ता है। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने ज्यादा कोहरे और धुंध की वजह क्या है। आइए आपको समझाते हैं। दरअसल तापमान में गिरावट कोहरे की सबसे बड़ी वजह है। सर्दी के दिनों में सुबह के वक्त धरती के तापमान में गिरावट आती है, जिससे नम हवा के संपर्क में आ जाने से हवा ठंडी हो जाती है और कोहरा बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी वजह है कि कम हवा की गति। हवा की गति कम होने या स्थिर होने से फॉग ज्यादा देर तक बने रहते हैं, जिससे आगे का कुछ भी नजर नहीं आता। इसके अलावा जलस्रोतों के ऊपर हवाओं का मिलना। जब जलस्रोतों के ऊपर सर्द हवा हल्की गर्म नमी वाली हवा से मिलती है, तब नमी वाली हवा ठंडी हो जाती है और कोहरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उत्तरी मैदान की टोपोग्राफी, जमीन ज्यादातर समतल होने की वजह से हवा का बहाव स्थिर रहता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति हवा में मौजूद प्रदूषण को रोक लेती है, जिससे धुंध गहरी बनती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों की हवा में नमी आ जाती है। ठंडी हवा और नमी के संपर्क में घना कोहरे का निर्माण हो जाता है। तापमान में बदलाव का भी यहाँ एक बड़ा असर होता है। कभी कभी गर्म हवा ठंडी हवा को ऊपर उठने नहीं देती, जिससे फॉग धरती पर देर तक बना रहता है। और इस बीच एक बार फिर दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों का मौसम बदलने वाला है। सैलानियों के लिए गुड न्यूज ये है कि एक बार फिर बर्फबारी की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन मैदानी राज्यों में फिर से ठंड बढ़ने वाली है और कोहरे और धुंध की चादर छा गई है। यानी कड़ाके की ठंड से अभी निजात नहीं मिलने वाला। एक बार फिर बदलने वाला है दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज। आसमान में फिर से बढ़ने वाली है बादलों की आवाजाही। रिमझिम फुहारें एक बार फिर से बढ़ाएंगी ठंड। जी हां, मौसम विभाग का कहना है कि 15 जनवरी से यानी आज और 16 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का ताजा अनुमान ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जो उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों के साथ पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और 15 जनवरी यानी आज के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज पूरे दिन बादलों का डेरा रहने वाला है और शाम या रात तक 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। 16 जनवरी को भी सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह या दिन में हल्की बारिश हो सकती है। 17 जनवरी से तापमान में गिरावट के साथ सुबह के वक्त कोहरा छाया रह सकता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 16 जनवरी से मौसम बदलेगा और बारिश तो होगी ही। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में 20 जनवरी तक बर्फबारी होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक एरियाज में हल्की बारिश बर्फबारी 16 को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर मैं 17, 18, 19 या 20 तक की बात करूं, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो मिलेगी। जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है 17 से लेकर 20 तक जो है जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनकी जो हाई रीचेज है उसमें हल्की बर्फबारी जो है उस दौरान मिलेगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भी ठंड का कहर लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आर्मी डे की। आज 77वां थल सेना दिवस यानी आर्मी डे है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। अपनी समृद्ध सैन्य विरासत के लिए प्रसिद्ध पुणे 15 जनवरी 2025 को पहली बार प्रतिष्ठित
सेना दिवस परेड की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस मौके पर परेड के अलावा सेना अपने आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन करेगी। साथ ही सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब पुणे की परेड में एनसीसी महिलाओं की टोली और जंगी रोबोट्स अपने युद्ध कौशल का परिचय देंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 73वें सेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सेना दिवस पर मैं भारतीय सेना के अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देती हूं। देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय सुरक्षा की सुनिश्चितता हमारे लिए प्रेरणादायी है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके योगदान और त्याग को देश हमेशा याद रखेगा। आपदा और मुश्किल के क्षणों में आपके मानवीय कार्य आपकी दयालुता और करुणा का प्रतीक है। आने वाली पीढ़ी को आपका साहस प्रेरित करे, यही आशा है। ये बात लिखी है राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी डे पर भारतीय सेना को बधाई दी है। पीएम ने अपने संदेश में कहा है कि भारतीय सेना के वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं व परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान व राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय समर्पण भाव पर देश गर्व करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आर्मी डे पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय सेना के बहादुर जवानों और उनके परिवारजनों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेना के जवानों ने अपने अदम्य शौर्य और पराक्रम से भारतीय थल सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में स्थान दिलाया है। चाहे दुर्गम रेगिस्तान हो, बर्फीले पहाड़ हो, हमारे जवानों ने अपने समर्पण व त्याग से विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा व सम्मान को सर्वोच्च रखा है। मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को थल सेना दिवस पर नमन करता हूं। ये बात कही है गृहमंत्री ने। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 77वें सेना दिवस के उपलक्ष्य पर अपना शुभ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी वीर जवानों, अधिकारियों और उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना न केवल देश की सीमाओं की रक्षा में अग्रणी है, बल्कि आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता के क्षेत्र में भी अद्वितीय योगदान दे रही है। ये प्रत्येक भारतीय के गर्व और विश्वास का प्रतीक है। और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भी सेना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में मैं भारतीय सेना के सभी अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। हम राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अपने जवानों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और कृतज्ञ हैं। ये बात कही है सेना प्रमुख ने। तो वहीं सीडीएस अनिल चौहान ने भी सेना दिवस पर अपनी बधाई प्रेषित की है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि सेना दिवस के इस पवित्र दिन पर हम अपने उन साहसी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण देकर महान त्याग किया। हमारे पूर्व सैनिक भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और आर्मी डे के दिन साल 1949 में बहुत कुछ खास हुआ था। आइए इस दिन के इतिहास और महत्व को आपको समझाते हैं और जानते हैं कि हमारी सेना आज के दिन क्यों सेना दिवस मनाती है। साल 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा ने भारत के पहले सेनाध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। पहली बार भारतीय सेना की कमान एक भारतीय के हाथों में आई थी। ब्रिटिश राज के बाद यह भारत के सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जनरल करियप्पा ने 15 जनवरी को भारतीय सेना की कमान संभाली, इसलिए इस दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल भी इसे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सेना दिवस अपने आप में बड़ा और खास दिन होता है भारतीय सेना के लिए। सेना दिवस पर पहले पारंपरिक तौर पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता रहा है और 2023 के बाद परेड का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में किया जाने लगा। बेंगलुरु और लखनऊ के बाद इस बार यह परेड पुणे में आयोजित हो रही है। इस दिन सेना अपने आधुनिक हथियार और उपकरण प्रदर्शित करती है। इस दिन सैन्य अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। सेना दिवस उन वीर जवानों के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये दिन सेना के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ये उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो वे देश की सुरक्षा के लिए दिखाते हैं।
अब हम आपको 9वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस की धूम दिखाते हैं, जो कल धूमधाम से मनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों और पूर्व सैनिकों को याद किया गया। ये 6 तस्वीरें उसकी बानगी है। पहली तस्वीर श्रीनगर की है, तो वहीं अखनूर में भी सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस की रौनक देखने को मिली। दिल्ली से लेकर देहरादून तक, पुणे से लेकर तिरुवनंतपुरम तक इसी तरह सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस का जश्न मनाया गया। मां भारती के वीर सपूतों के प्रति लोगों ने सम्मान व्यक्त किया और देश के लिए मर मिटने के उनके जज्बे को सलाम किया। तो ये 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हर जगह सेना दिवस की धूम दिखाई दे रही है, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो अखनूर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देहरादून हो। पुणे की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, तिरुवनंतपुरम से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से सेना दिवस का जश्न जो है पूरा भारत मना रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय महाकुंभ में, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या देश, क्या विदेश, दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुताबिक महाकुंभ के पहले अमृत यानी शाही स्नान में करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। इस दौरान हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए घाटों पर नजर आए। वहीं बात करें अगर विदेशी श्रद्धालुओं की, तो अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत कई देशों से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। पहले शाही स्नान में विदेशी साधु सन्यासी भी शामिल हुए। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति आकर्षण के चलते ये लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह महाकुंभ की छटा हर ओर बिखरी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त जो है कोई जश्न जो है वो मनता हुआ दिख रहा है। क्या देश, क्या विदेश, सभी साधु सन्यासी इस वक्त महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और एक बड़ा रिकॉर्ड बना है कल इस अमृत स्नान का भी। 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, पवित्र डुबकी लगाई है संगम के तट पर। और न सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहां पहुंचे। उन्होंने भी यहां पर दीक्षा ली, स्नान किया, आराधना उपासना की और जश्न आप देखिए, खुशियां देखिए, आस्था के रूप में सब कुछ नजर आया वहां पर संगम की रेती पर। अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु, उपासक को नृत्य कर रहा है। और न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि अखाड़ों की भी छटा देखने लायक रही। बड़ी संख्या में अखाड़ों के साधु संतों, महात्माओं, उनके अनुयायियों ने भी संगम के तट पर स्नान किया और एक बड़े काफिले के रूप में अखाड़े निकले। 13 अखाड़ों ने दिन भर स्नान किया। और जहां एक तरफ भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयाग नगरी पहुंच रहे हैं, तो वहीं जिन लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है उन्होंने प्रयागराज से लौटना भी शुरू कर दिया है। और अधिकतर लोग प्रयागराज से आस्था की नगरी अयोध्या का रुख कर रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें श्रद्धालुओं से कुंभ नगरी सजी हुई है, तो वहीं अब सरयू भी पहुंच रहे हैं, यानी कि अयोध्या नगरी भी लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि संगम के साथ साथ हम रामलला के दर्शन का लुत्फ भी उठा लें और सरयू में भी स्नान कर लें। पौष पूर्णिमा के बाद ये इस यहाँ पर माघ के महीने में पुण्य अर्जित करने के लिए पवित्र स्नान को शुभ माना गया और ऐसे में संगम के बाद अब सरयू में भी लोग स्नान करना चाहते हैं। ये तस्वीर आप देखिए अयोध्या के सरयू तट में, जहां श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, पावन डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो महाकुंभ के अवसर पर तीर्थ नगरी प्रयागराज के कण कण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हर कोई महसूस कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम का हिस्सा बनने के लिए संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश की सीमाएं और धर्म की सीमाएं लांघकर पूरी दुनिया से लोगों का यहां पहुंचना जारी है। इस बीच महाकुंभ में पहले अमृत स्नान ने तो विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया है। महाकुंभ में अमृत स्नान के मौके पर संगम तट पर आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा जिसे देखकर हर कोई अचंभित था। तन पर भस्म और भभूत लपेटे नागा साधुओं और संतों महात्माओं की टोलियां एक के बाद एक त्रिवेणी संगम तक पहुंचती रही।
और इनके दर्शन को श्रद्धालुओं का हुजूम पवित्र नदियों के तट पर उमड़ आया। अपनी अपनी पारी से ये अखाड़े संगम के तट पर पहुंचते रहे और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते रहे। संगम तट की ओर आने जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन पर श्रद्धालुओं का रेला दिन भर लगा रहा। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या आम और क्या खास, हर कोई इस कड़ाके की ठंड के बावजूद पहले अमृत स्नान का साक्षी बन जाने को आतुर नजर आया। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की, जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड है। एक वक्त पर किसी एक जगह पर इतने लोगों का जमावड़ा शायद ही दुनिया में इसका कोई दूसरा उदाहरण हो। पहले अमृत स्नान के मौके पर जितने श्रद्धालुओं ने शिरकत की, उतनी तो दुनिया के कई देशों की आबादी तक नहीं है। स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का आंकड़ा अगर घंटे में निकाले तो यहाँ हर घंटे 19 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। बात अगर मिनटों की करें तो ये आंकड़ा हर मिनट 32,000 श्रद्धालुओं के स्नान पर ठहरता है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान के दौरान 3.5 करोड़ के विशाल जनसमूह के प्रबंधन में जुटे सरकारी और स्वयं सेवी संगठनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इन लोगों का आभार जताया। पुण्य फले महाकुंभ चले संदेश के जरिए सीएम योगी ने सनातन में आस्था रखने वाले दुनिया भर के उन तमाम लोगों को इस अलौकिक अनुभूति पाने के लिए आमंत्रित किया। मकर संक्रांति पर सनातन में रमे विदेशी संतों ने भी अमृत स्नान किया। पुण्य की डुबकी लगाने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव झलक रहे थे, वे न केवल उनकी आस्था को बल्कि भारतीय संस्कृति से उनके गहरे जुड़ाव को भी दर्शा रहे थे। करोड़ों की इस भीड़ में कई जाने माने चेहरे भी पहले अमृत स्नान के लिए पहुंचे, जिनमें कथावाचक जया किशोरी और लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी शामिल रहीं, जो इस आध्यात्मिक मेले की भव्यता से अभिभूत नजर आईं। ठंड में कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता। वहाँ क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जिस तरह से जल में पवित्र गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेदोच्चार कर रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग तो घर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ देखने का, जीने का ये सौभाग्य जो मिला है, तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। पहले अमृत स्नान के बाद दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा, जिसमें इसी तरह सभी 13 अखाड़ों के साधु संत संगम के पवित्र जल में आस्था और दिव्य अनुभूति की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारी संवाददाता गुंजन हमसे जुड़ रही हैं प्रयाग नगरी से। और गुंजन, इस वक्त क्या माहौल है? काफी सर्दी बढ़ गई है, लेकिन कल के जो आंकड़े आए हैं, 3.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया है। तो आज क्या सर्दी की वजह से जो लोग हैं, क्या वो कम पहुंचे? बिल्कुल भी नहीं गीतिका, सर्दी तो लोगों पर असर ही नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आस्था है, आध्यात्मिक संगम है और जो ऊर्जा है वो सबसे अलग है। अब आपने बात की कि अभी क्या चल रहा है, तो आज के रंग में सबसे पहले एक भजन के साथ आपको दिखाना चाहूंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन हो मंगलहारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय
भटकी माया के भावर में भटकी पार उतारो श्री भगवान, पार उतारो श्री भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि गुरु बचन एक सपना, भूले को अपनाओ सिया राम, भूले को अपनाओ सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। देखिए गीतिका, ये तो आप समझ गई होंगी कि यहाँ पर आस्था का किस तरीके से संगम हो रहा है और लोग कितने ज्यादा अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। तो हर किसी के माथे पर आपको चंदन दिखेगा, कोई राम को याद कर रहा है, कोई कृष्ण को, तो कोई महादेव को। अब लोगों से बात भी कर लेते हैं। आप में से किसी का स्नान हुआ है या आज स्नान करने के लिए? सब स्नान कर लिए हैं। रात को यही विश्राम किए थे? हाँ जी, यहाँ टैंक है। अच्छा, तब्बू में। कहाँ से हैं आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से हम लोग, बॉम्बे से। तो अब आज आप प्रस्थान करेंगे या अभी और चाहते हैं कि एक आध बार और डुबकी लग जाए? नहीं, डुबकी लगवा दिया, दो बार अभी बॉम्बे जाएंगे अभी। आप कहाँ से हैं? हम हाथियामा से आए हैं। हाथियामा से आए हैं हम लोग। हाँ, गया बिहार। स्नान हो गया? हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ स्नान करके, बहुत आनंद हुआ। आनंद मिला। आप लोग कहाँ से हैं? आगे आ जाएं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत बढ़िया लग रहे हैं, यहाँ का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया की है। स्नान हो गया? जी, स्नान हो गया। तो प्रस्थान करेंगे? जी। हम जालौन से, स्नान हो गया। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और स्नान कर चुका हूँ और नाइट में यहीं स्टे किया था। बड़ा ही अच्छा लगा जूना अखाड़े में। तो आप अनुयायी हैं? हाँ, मैं अनुयायी हूँ। जूना आपने स्नान जूना अखाड़े के साथ किया था या फिर अलग से किया था? जब किया था थोड़ा सा लेट आया था तो थोड़ा अलग से किया था। तो देखिए गीतिका, दूर दूर से आने वाले लोग हैं। कल अमृत स्नान था, रात तक लोगों ने स्नान किया है। उसके बाद यहीं कुंभ मेला क्षेत्र में ठहरे हैं और उसके बाद अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, यानी कि जो मेला क्षेत्र है उससे बाहर जा रहे हैं। कई ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई जो 2-3 बार स्नान कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 45 दिन तक यहीं रुकने वाले हैं और जितना भी वो इस आस्था के संगम को महसूस कर पाए उतना ज्यादा कर लेना चाहते हैं। एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ पर बह रही है जिसको शब्दों में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि लोग लगातार भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। साथ ही साथ जब वो स्नान करते हैं तो कई मंत्रों का जाप कर रहे हैं। अलग अलग मुद्राओं में बैठे हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये बताता है ये अलग ही आध्यात्म का एक संसार बस चुका है, जहाँ पर लोग एकदम सही कह रही हैं आप कि आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो महसूस होती होगी, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड, जनवरी का महीना, और उसमें जो है वो स्नान करना, पानी भी बेहद ठंडा होता है। तो ये कोई आध्यात्मिक ऊर्जा ही है जो इनके अंदर इतना विश्वास लेकर आती है। और जैसा कि बता रही हैं कि अभी भी लोग जो हैं, कई लोग हैं जो 45 दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका पहला शाही स्नान छूट गया होगा। तो क्या लगातार श्रद्धालु जो हैं अभी भी संगम नगरी का रुख कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये सिलसिला आने वाले 43-42 दिन तक यूं ही जारी रहने वाला है। और ऐसा नहीं है, अगर कोई भी कुंभ मेला क्षेत्र में है तो वो स्नान जरूर करेगा। अब चाहे स्नान 1 बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो या तीनों शाही स्नान और 3 और विशिष्ट स्नान हो, तो कोई भी उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। लोग बोट से जा रहे हैं, जहां संगम त्रिवेणी संगम है, वहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है। सरस्वती वहां विलुप्त हो चुकी है बहुत वक्त पहले, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो उसी जगह पर स्नान करें। इसलिए लोगों की आस्था सबसे ऊपर है, संख्या बहुत ज्यादा है। कल जो आंकड़ा सामने आया उसके हिसाब से 3.5 करोड़ लोगों ने कल अमृत स्नान किया है। उससे पहले 1 करोड़ से ऊपर लोग आए स्नान करने के लिए माघी पूर्णिमा के दिन। और अभी आज का दिन लोग ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देर रात तक स्नान चला, यहीं पर लोग ठहरे और अब यहाँ से जा रहे हैं। अब मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से हैं बाबा? जालौन से। जालौन से। स्नान हो गया आपका? हाँ जी। तो अब यहाँ से जा रहे हैं? हाँ, यहाँ से जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ मैडम जी।
मैं बिहार से हूँ, सिमराही राघोपुर बाजार से है। यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए थे, सुन रहे थे बहुत दिन से, लेकिन महादेव का कृपा, भगवान का कृपा, गंगा मैया का कृपा है जो इस बार आए और आप सबके बीच में बहुत पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। आप लोग कहाँ से? अरे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही। मैं भी हरियाणा से आई हूँ। मेरी बेटी 2 साल से बीमार थी। नागा बाबा से मैंने जो बचपन से तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने भभूति दिया, मेरी बेटी को बहुत आराम है। एक पैर जाम हो रहा था। हम 2 साल बालाजी रह के आए, आराम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके आराम हुआ भभूति से। शक्ति है यहाँ पर, बहुत अद्भुत नजारा है, बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है, इतना अच्छे से किया गया है कि हमने सोचा नहीं था। और महादेव की कृपा है कि इतनी दूर से हमें यहाँ दर्शन दिया, बहुत मजा आया। आप लोग कहाँ से आए हैं अंकल जी? MP से आए, जिला शिवपुरी MP से। परिवार के साथ आए हैं, अकेले आए हैं? नहीं, हम 2-4 जने हैं। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है मोदी जी की, बहुत अच्छी, कोई कमी नहीं है उनमें, और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हमें 2 दिन हो गए। मैडम, हम हरदोई से आए हुए हैं। हम एक ऐसी जनरेशन है जो हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस जनरेशन में पैदा हुए कि हमारे सामने ये महाकुंभ पड़ रहा है। इससे बाद 144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ने वाला है, यानी कि हम में से कोई भी इस पृथ्वी पे नहीं होगा जब अगली बार ये महाकुंभ पड़ने वाला है। 12 कुंभ बीत जाने के बाद ऐसा बताया जा रहा है, सनातन के जो बड़े विद्वान लोग हैं वो बताते हैं कि 12 पूर्ण कुंभ बीत जाने के बाद ये महाकुंभ आता है। तो हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हमें इस महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो देखिए कृतिका, हर आयु वर्ग के लोग आपको यहाँ नजर आएंगे। आपको बच्चे भी दिखेंगे, आपको युवा भी दिखेंगे, आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे। कुछ सुनाएंगे आप? कुछ सुनाएंगे? मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। तो देखिए, मैं जो बात कह रही थी, हर आयु वर्ग के लोग हैं। आप यहाँ पर छोटे बच्चों को भी देखेंगे, बुजुर्गों को भी देखेंगे, और हर कोई इस पल को अपने अंदर समा लेना चाहता है, अपने अंदर कैद कर लेना चाहता है। ये मौका भी 144 साल के बाद आया। बिल्कुल, हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। गुंजन, हम देख भी रहे कि लगातार जिन लोगों से आप बात कर रही हैं उनमें अधिकतर संख्या युवाओं की बहुत ज्यादा है, और आंकड़ा जो अनुमान था 2 करोड़ का, वो उससे कहीं ज्यादा, यानी 3.5 करोड़ तक पहुंच गया है। क्या इस आस्था के आगे मौसम चुनौती बना है? मौसम चुनौती नहीं है शुभम। यहाँ पर कोई भी चुनौती हो वो सब फीकी पड़ती जा रही है। लोगों को आना है, स्नान करना है, ध्यान करना है, तो वो करेंगे ही। चाहे रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो। उसके बारे में कई ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई जो नहीं जानते थे। हाथों में अपनी गठरी लेकर, सर पर अपना बैग लेकर चल रहे हैं, नहीं पता है कहाँ पर ठहरेंगे, लेकिन उनकी आस्था इतनी ज्यादा है कि उनको महाकुंभ में स्नान करना है, संगम में स्नान करना है। तो ना तो लोगों के लिए मौसम चुनौती है, ना ही कई किलोमीटर चलना चुनौती है, ना बारिश चुनौती बन रही है, क्योंकि ये सब भगवान से जुड़ना चाहते हैं, पर ब्रह्म से जुड़ना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है अगर महाकुंभ में आप स्नान कर लेते हैं तो आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो अलग अलग मकसद के साथ, अलग अलग मनोवृत्तियों के साथ यहाँ पर लोग आए हैं अपनी मनोकामना। बिल्कुल, कोई कामना लेकर आया है तो कोई निष्काम रूप से इस पल का साक्षी बनना चाहता है, स्नान करना चाहता है। बहुत शुक्रिया गुंजन, तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।